अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद अस्करी। सो आई एम अरसल अस्करी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि आज हम विक्टोरियन एज को स्टडी करेंगे और ये एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। विक्टोरियन एज को हम 19th सेंचुरी भी कह सकते हैं क्योंकि ये एज शुरू होती है 1837 से और एंड होती है 1901 में। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस स्पेसिफिक इरा को विक्टोरियन एज क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वक्त क्वीन विक्टोरिया का दौरे हुकूमत था, यानी क्वीन विक्टोरिया उस वक्त तख्त नशीन थी। उसने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की, इसी वजह से उसके नाम पर ये एज मशहूर है। इस एज को एज ऑफ टेंशन भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉर्ड एल्फ्रेड टेंसन जो थे वो उस वक्त पोइट लॉरेट भी थे। लिटरेचर में पोइट लॉरेट वो होता है जो हुकूमत की तरफ से मुतय्यन किया गया हो या फिर पोइट्री करने के लिए रॉयल्टी की तरफ से मुतय्यन किया गया हो। इस एज को एज ऑफ कॉम्प्रोमाइज भी कहते हैं और इस एज को एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं। इस एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली, मिडल और लेट। अर्ली एज का टाइम ड्यूरेशन 1837 से 1848 तक है और मिड का टाइम ड्यूरेशन 1848 से 1870 तक है और लेट का टाइम ड्यूरेशन 1870 से 1901 तक है। मिड के स्पैन को प्री रेफ्लेट भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि विक्टोरियन एज का ये स्पैन 1848 से 1870 तक है और इस इरा में इंग्लिश राइटर्स, क्रिटिक्स, पोइट्स और पेंटर का एक ग्रुप इमर्ज हुआ था और ये स्पेसिफिक किस्म के टॉपिक को इन्हांस करते थे। इन सब का मोटिव सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना था और उनके स्पेसिफिक थीम्स भी होते थे। इसी वजह से इस ग्रुप को इन तमाम राइटर की स्पेशलिटी की वजह से प्री रेफ्लेट कहा जाता है। इसके अलावा लेट पीरियड को डिकेडेंस और एस्थेटिसिज्म भी कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है और यहाँ पे डिकेडेंस का मतलब है डिनायल करना, यानी सोशल नॉर्म्स और कल्चर को डिनाई करना। यानी इस इरा में जो फ्रेंच राइटर ने स्पेसिफिक काम किया उसको डिनाई किया जा रहा था और लोग एस्थेटिसिज्म को फॉलो करने लग गए थे। मतलब ये कि जो सोशल नॉर्म, कल्चर और गॉड के खिलाफ राइटर थे उनके खिलाफ एक स्पेसिफिक ग्रुप उठा और उस ग्रुप ने एक स्पेसिफिक लिटरेचर लिखा। इन्हीं के नाम पे ये पीरियड है, इन्हीं के नाम पे इन्हें डिकेडेंस या एस्थेटिसिज्म कहा जाता है। आइए अब हम इस एज की लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। इस एज में प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा था, यानी डेमोक्रेसी में प्रोग्रेस हो रही थी, यानी जमहूरियत आ रही थी। लेकिन इसके साथ साथ अरिस्टोक्रेसी भी चल रही थी, लेकिन इसमें जो लोगों पर जुल्म हो रहा था जैसा कि स्लेवरी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी और डेमोक्रेसी आ रही थी। जी नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये पीस और प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड था। इससे पहले रोमांटिक पीरियड में राइटर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखी थी और इनके अलावा अप्रेस्ट ऑफ वार्स, सिविल वार्स और कोल्ड वार्स वगैरह भी देखी थी। लेकिन अब ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लेवरी हैड बीन फ्रीड। मतलब ये कि उस वक्त जो गुलाम थे उनको आज़ादी मिल रही थी, यानी वो आज़ादी हासिल कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशल अनरेस्ट। जब स्लेव आज़ाद हो रहे थे और डेमोक्रेसी भी चल रही थी और साथ साथ रेवोल्यूशन भी हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि सोशल और पॉलिटिकल अप्रेस तो होना ही था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। लोग इस एज में एजुकेट हो रहे थे, यानी तालीम हासिल कर रहे थे, यानी लोगों में शऊर आ रहा था। जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है तो सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अप्रेस तो होता ही है। मतलब ये कि इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी कि वो चाइल्ड लेबर भी ले रही थी। मतलब जो छोटे बच्चे होते थे वो भी इंडस्ट्री वगैरह में काम करते थे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इस एज में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी, यानी उस वक्त जो लिटरेचर लिखा जा रहा था उसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आ रही थी। यानी इस एज में राइटर्स ने मर्दों और औरतों के हकूक के बारे में बात करना शुरू कर दी थी और औरतों को एज अ ह्यूमन लेने लग गए थे और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की डेवलपमेंट भी हो रही थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एज ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ये इसलिए एज ऑफ कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि उस वक्त 2 बड़े ग्रुप थे। एक ग्रुप के 50% लोग बाइबल या क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे और दूसरे 50% लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को फॉलो करने
लग गए थे। क्वीन विक्टोरिया का ये इरा बहुत ज्यादा लंबा था और इस इरा में साइंस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई। इस एज में जितनी भी डेवलपमेंट हुई वो एज ऑफ कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि इस एज में 50% लोग टेक्नोलॉजी को पसंद करते थे और 50% लोग रिलीजन को फॉलो करते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, लेकिन हम इस पॉइंट को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए अब हम इस पॉइंट को स्किप करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोरालिटी। इस एज में मोरालिटी बढ़ती जा रही थी, यानी मोरालिटी का अदराक लोगों में हो रहा था और लोग सिविलाइज्ड हो रहे थे और ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा था। अब इस एज में लोगों को काम भी मिल रहा था और लोगों को एजुकेशन भी मिल रही थी और मोरालिटी भी ऊपर जा रही थी और मोरालिटी पर लोगों का कंसेप्ट भी बयान किया जा रहा था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जब लोग एजुकेशन हासिल करेंगे तो लोगों का इंटेलेक्ट तो डेवलप होगा और जब इस एज में लिटरेचर पर इतना ज्यादा काम हुआ तो जाहिर सी बात है कि लोगों का इंटेलेक्ट तो डेवलप हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिवोल्ट एंड रियलिज्म। इस एज में आपको लिटरेचर में रिवोल्ट और रियलिज्म नजर आएगा। रिवोल्ट का मतलब होता है बगावत में बगावत करना और रियलिज्म का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट द थिंग्स एज इट इज, यानी कि चीजों को जैसी हैं वैसे ही बयान करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम वार। इस एज में आपको फ्रीडम फ्रॉम वार नजर आएगी। इस एज से पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरी वार्स वगैरह हो चुकी थी और क्वीन विक्टोरिया के दौर में कोई बड़ी वार वगैरह नहीं हुई, बल्कि लोग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ आ रहे थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वीन विक्टोरिया साइंस की बड़ी हिमायत करती थी और इनके एरा में साइंस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई और नई टेक्नोलॉजी भी आई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन लिटरेचर। इस एज में चिल्ड्रन लिटरेचर भी लिखा गया और इसमें डेवलपमेंट भी हुई। इस करैक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि जो बच्चे इंडस्ट्री में काम करते थे उन पर लिटरेचर लिखा गया, जिसे हम चिल्ड्रन लिटरेचर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अगर आप किसी टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करवाना चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट्स में लिखिए। और आपने अभी इस एज का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है और इसका नेक्स्ट पार्ट आपने लाजमी देखना है जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे इस चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।